विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सही का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यह प्रैक्टिस सेट संख्या 13 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सही का यूथ कंपटीशन टाइम्स मुख्य सही का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट संख्या 13 है। एक प्रैक्टिस सेट में आपको 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं और इसमें कुल 100 क्वेश्चन है। जैसे ही 25-25 करके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है, एक फुल प्रैक्टिस सेट भी दे रहा हूँ। तो यूपी मुख्य सही का यूथ कंपटीशन टाइम्स फुल प्रैक्टिस सेट भी इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है 100 क्वेश्चन की, और 25-25 क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मटेरियल मिलते हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ संदर्भ प्रोटीन माना जाता है। संदर्भ प्रोटीन मतलब एक तरह से संपूर्ण प्रोटीन मानिए। तो कौन सा भोज्य पदार्थ संदर्भ प्रोटीन मिलता है, तो वह है अंडा। अंडा में संदर्भ प्रोटीन मिलता है। संदर्भ मतलब संपूर्ण प्रोटीन, क्योंकि इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में होते हैं। और प्राणी जगत के जो भी प्रोटीन होते हैं, जैसे मान लीजिए जो जानवरों से जो प्रोटीन मिलता है, वह प्रोटीन उत्तम कोटि का माना जाता है, ऐसा एलोपैथ में है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, सभी प्रकार के शर्करा का सरलतम रूप क्या है। देखिए, शर्करा कई रूप के होते हैं। ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है। तो सबसे शर्करा का जो सरलतम रूप है वह है ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुत जल्दी ऊर्जा देता है। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है। तो आवश्यक वसीय अम्ल क्या है शिशु के लिए? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल कौन सा है? तो आर्किडोनिक अम्ल। आर्किडोनिक अम्ल जो होता है शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अम्ल है आर्किडोनिक अम्ल। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करना निम्नलिखित में से किस बजट का उद्देश्य होता है। तो किस बजट का उद्देश्य होता है? तो विकल्प सी जेंडर बजटिंग का उद्देश्य होता है, विकल्प सी। तो देखिए, राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी विषमता का समाधान करना जेंडर बजटिंग का उद्देश्य होता है। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है। देखिए, हिंदू समाज में विवाह क्यों होता है, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसमें 3 उद्देश्य होते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा उसका क्रम क्या है? धर्म, प्रजा, रति। यह इसका सबसे अच्छा क्रम है। मतलब सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वह धर्म के लिए होता है हिंदू समाज में विवाह, फिर प्रजा के लिए मतलब संतानोत्पत्ति के लिए, और रति मतलब आनंद के लिए। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, सेवा विवाह का प्रचलन निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाया जाता है। देखिए, सेवा विवाह एक ऐसा विवाह होता है जिसमें जो वधू पक्ष के जो माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनकी सेवा करके, जब वर उनकी सेवा करता है कुछ महीने या कुछ साल तक, तो फिर उस परिवार की जो कन्या होती है उससे उसका विवाह हो जाता है। तो ऐसा जो सेवा विवाह है वह किस जनजाति में ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसमें विकल्प सी जो है आपका सही है, बिरहोर। बिरहोर में सेवा विवाह, देखिए गोंड, बिरहोर और बैगा जनजातियों में सेवा विवाह होता है। गोंड, बिरहोर और बैगा जनजातियों में सेवा विवाह। देखिए, गोंड और बिरहोर में तो होता ही है, और साथ ही बैंगा जनजाति, इन सभी जनजातियों में सेवा विवाह होता है। सेवा विवाह का क्या मतलब होता है? लड़का जो होता है लड़की के घर जाकर सेवा करता है उनके माता पिता की, और उसके बाद कुछ महीने कुछ साल सेवा कर लेता है, तब उस लड़की का विवाह होता है। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, सरोगेट विवाह होता है। सरोगेट विवाह क्या होता है? तो सरोगेट विवाह क्या होता है? मृत पत्नी की बहन और विधुर पुरुष के बीच विवाह जो होता है, मतलब जीजा और साली का जो विवाह होता है वह सरोगेट विवाह कहलाता है। लेकिन और देवर भाभी आदि का विवाह जो होता है, वैसे कि तो वह आपका लिवरेट विवाह कहता है। लेवीरेट करके होता है, लेवीरेट। और यह सोगोरेट विवाह होता है। प्रश्न 8 देखिएगा, एक परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता के सम्मिलित कहलाते हैं, क्या होते हैं। तो ऐसे परिवार को क्या कहते हैं हम? तो यह आपको बताता है पुनर्रचित विवाह, पुनर्रचित परिवार। एक परिवार इकाई जिसमें तलाक और विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता, जब एक या अधिक सौतेले माता पिता होते हैं और फिर उनके बच्चे भी बहुत सारे होते हैं, तो उन्हें पुनर्रचित विवाह कहते हैं। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। सोशियोलॉजी संबंधित बहुत सारे फैक्ट इसमें हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए सोशियोलॉजी को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया। नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में किस समाजशास्त्री ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। तो डॉक्टर इरावती कर्वे जो हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है नातेदारी व्यवस्था में। तो विकल्प बी जो है आपका सही है, 9 का बी। प्रश्न 10 देखिएगा, संघर्षरत
दंपति को न्यायिक पृथकता अधिनियम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? तो संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता अधिनियम 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए मान्य है, 2 वर्ष के लिए। ऐसे पति पत्नी के बीच जब पट नहीं रहा है, दोनों संघर्षरत हैं न्यायालय में, तो न्यायिक पृथकता कितनी अवधि के लिए दी जाती है? तो 2 वर्ष के लिए। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 11 देखिएगा, भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय श्रम संघ अधिनियम जो है 1926 में पारित हुआ था, 1926 में। विकल्प सी ए जो है वो आपका सही है, 1926 में पारित हुआ था। प्रश्न 12 देखिएगा, इस समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं तथा द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रजननता दर कहते हैं। एक समाज में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं और उससे उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या जो होती है उसे प्रजननता दर कहते हैं। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? जनसंख्या वृद्धि जो है कितने स्तरों से गुजरती है? तो 5 स्तरों से गुजरती है जनसंख्या वृद्धि। 5 स्तरों से गुजरती है। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में भारत में अधिनियमित किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है NRHM जिसे बोलते हैं, इसको 2005 में अधिनियमित किया गया। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। और इसका क्या लक्ष्य है ये आपसे पूछ रहा है, इसका क्या लक्ष्य है? तो देखिए 4 ऑप्शन है। तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाना, यही इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। ध्यान रखिएगा, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाना यह इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है और 2005 में इसे अधिनियमित किया गया था। प्रश्न 15 देखिएगा, आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में से अभिजात वर्ग को जन्म देती है। तर्क क्या है? आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा अधिपत्य किया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो इसे देखिए, ऑप्शन तो दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग से अभिजात वर्ग को जन्म देती है। आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा अधिपत्य किया गया है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 16 देखिएगा, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य है? 2016 की जो भारत की जनगणना है उसमें सबसे आदर्श वाक्य क्या है? तो 4 ऑप्शन है। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। विकल्प डी, अवर सेंसस अवर फ्यूचर्स। तो विकल्प डी जो है आपका इसमें सही है। प्रश्न 17 देखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। विकल्प बी जो है आपका सही है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। और पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी, आपको पता है, लॉर्ड मेघे काल में। और हर 10 वर्ष पर जनगणना होती है। और प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। प्रश्न 18 देखिएगा, सती को अवैध घोषित किया गया था। कब सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे अवैध घोषित किया था राजा राम मोहन राय के प्रयास से। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? पूर्ण गरीबी से संबंधित क्या नहीं है? तो देखिए, पूर्ण गरीबी से संबंधित क्या नहीं है? तो गरीबी रेखा पूर्ण गरीबी से संबंधित है। जीवन की मूल आवश्यकताएं भी, मेडिट्रियल डिप्रेशन भी, और इक्विटी इंडेक्स यह आपका पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है। विकल्प बी। बाकी ए, सी और डी जो है संबंधित हैं। प्रश्न 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक नियंत्रण का क्या उद्देश्य नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। तो सामाजिक विद्वेष का विस्तार करना यह सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है। समाज में समरूपता, मजबूती और निरंतरता लाना यह सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है। सामाजिक संगठन में स्थिरता और एकरूपता लाना यह भी उद्देश्य है। सामाजिक और मानवीय मूल्यों को स्थिरता स्थापित करना यह भी उद्देश्य है। तो सामाजिक विद्वेष का विस्तार करना यह सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है। विकल्प सी। प्रश्न 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन मानव प्रश्नता पर बल देती है? कौन सा सामाजिक परिवर्तन मानव प्रश्नता पर बल देती है? तो प्रश्न 21 का डी सही है, प्रगति। विकल्प डी जो है आपका सही है, प्रगति। प्रश्न 22 देखिएगा, SC दुबे ने भारत में परिवर्तन के लिए परंपराओं को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो यह एक समाजशास्त्री हैं। SC दुबे ने भारत में परिवर्तन के लिए परंपराओं को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है? मतलब परंपरा को कितने वर्ग में विभाजित किया है SC दुबे ने? तो इन्होंने विभाजित किया है 6 प्रकार में। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। वो 6 प्रकार कौन है? शास्त्रीय परंपरा, उभरती हुई राष्ट्रीय परंपरा, प्रादेशिक परंपरा, स्थानीय परंपरा और पश्चिमी परंपरा, और फिर स्थानीय उप संस्कृति परंपरा। ये कुल 6 भागों में इन्होंने परंपराओं को बांटा है। तो विकल्प 6 जो है आपका सही है, विकल्प बी।
प्रश्न 23 देखिएगा, निर्धनता के अपने प्रसिद्ध अध्ययन में राउंट्री ने किस अवधारणा को उपयोग किया था? निर्धनता के अपने प्रसिद्ध अध्ययन में राउंट्री ने किस अवधारणा को उपयोग किया था? तो प्रश्न 23 का सी सही है, अवस्थिति निर्धनता, विकल्प सी जो है सही है, अवस्थिति निर्धनता। प्रश्न 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है? मादक द्रव्य व्यसन का क्या प्रभाव नहीं है? तो शिक्षा का विकास जो है मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति मादक द्रव्य ले रहा है तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है? अपराधों में वृद्धि हो सकती है, स्वास्थ्य में पूरा प्रभाव पड़ेगा, भागीदारी विघटन पड़ता है। तो शिक्षा में ये सब तो प्रभाव होते हैं मादक द्रव्य के लिए, ये थोड़ी प्रभाव होता है, विकल्प डी। प्रश्न 25 देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने किरायाजीवी या सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया है? किरायाजीवी या सट्टेबाज शब्द का प्रयोग किया है किसने? सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से, ये सभी सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषक हैं, इन लोगों में से किसने किरायाजीवी या सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया है? तो किसने किया है? तो बी परेटो जो समाजशास्त्री हैं सामाजिक परिवर्तन के, इन्होंने किरायाजीवी या सट्टेबाज शब्द का प्रयोग किया है, बी परेटो। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी मुख्य सेविका यूथ कंपटीशन टाइम मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद आप लोग को।